हेलो प्यारे बच्चों, मैं गीतेश पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि प्यारे बच्चों हम लोग इस समय क्लास 12 फिजिक्स में वैद्युत विभव नाम के चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो उस क्रम में आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, जो कि होगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य। तो ये डेरिवेशन है, इस पर अक्सर सवाल बनते हैं और ये प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके बाद कुछ और प्रश्नों को हम पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए जो है स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो हमारा होगा वो इस प्रकार से है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने पर कृत कार्य। अब देखिए, जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, हम चित्र को समझते हैं। चित्र क्या होगा, ये है एक समान वैद्युत क्षेत्र E, ठीक। अब इस क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव इस क्षेत्र के साथ थीटा कोण आंतरित करता हुआ रखा है। अगर देखें तो एक द्विध्रुव है ये, जो कि इस वैद्युत क्षेत्र E के साथ, ये है AB, ठीक। ये हमारा है वैद्युत क्षेत्र E के साथ जो है ये थीटा कोण आंतरित करता हुआ रखा हुआ है, ठीक। द्विध्रुव है मतलब इस पर -q आवेश है और इस पर प्लस का q आवेश है। अब देखिए, अगर यहां देखें प्यारे बच्चों, तो ये जो द्विध्रुव है हमारा, ये जो वैद्युत क्षेत्र है, इस द्विध्रुव पर एक बल लगाएगा जो कि बल आघूर्ण होगा। जो कि क्या होगा, बल आघूर्ण होगा। बल आघूर्ण क्यों होगा, देखिए एक बल इस पर लगेगा इधर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र माइनस आवेश पर विपरीत में बल लगाएगा और प्लस आवेश पर अपनी दिशा में बल लगाता है। तो अब एक बल इधर खींच रहा है इसको, एक बल इधर खींच रहा है, तो ये इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेगा। क्योंकि इसमें एक जोड़ा बल काम कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बल युग्म कहते हैं, ठीक। और ये अपने एक अक्ष पर घूमेगा, इसलिए इसको कहते हैं बल युग्म का आघूर्ण, ठीक। चलिए अब अगर देखें तो यहां लिखेंगे कि एक द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र के साथ थीटा कोण आंतरित करता हुआ रखा है, ठीक। जैसा कि चित्र में जो जो चीजें हम बनाएंगे उसी को हम लिखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण आंतरित करता हुआ रखा है। अब देखिए, अगर इस द्विध्रुव को हम देखें तो इस द्विध्रुव को, चूंकि ये वैद्युत क्षेत्र इसको इधर घुमाने का प्रयास कर रहा है, तो इसको हम क्या करें, अब इस क्षेत्र के विपरीत अगर हम घुमाएं और क्षेत्र के विपरीत हम इसको कुछ इस प्रकार से घुमाएं,
ठीक। तो अब क्षेत्र के विपरीत इसको हम कुछ इस प्रकार से घुमाएं, ये जो हमारा सूक्ष्म कोण है, ये कोण हमारा कितना है, ये है डी थीटा। ठीक। तो इस डी थीटा कोण पर घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो इसको हमको निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहां कि देखिए, अब इस ये जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के कारण इस द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण, तो अब बलयुग्म का आघूर्ण कितना होगा, द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र E के कारण लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण, तो यहां जो बलयुग्म का आघूर्ण होगा वो टाउ बराबर क्या होता है, वो होता है पीई साइन थीटा। जैसे कि पहले चैप्टर में आप लोग इसको पढ़ चुके हैं कि प्रत्यानयन बलयुग्म का जो आघूर्ण होता है वो कितना होता है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो जैसे कि प्यारे बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप चीजों को पढ़ें तो पहले लेक्चर से आप स्टार्ट करें। ठीक। अगर जैसे आपको जो है स्थिर वैद्युत की पढ़ना है, तो अगर आपको स्थिर वैद्युत की पढ़ना है तो कृपया आप जो है पहले लेक्चर से स्टार्ट करें चीजों को, और जब पहले लेक्चर से आप स्टार्ट करेंगे तो चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर कट समझ में आएंगी। ठीक। तो अब अगर पहले पार्ट से आप पढ़ेंगे तभी चीजों को आप समझ पाएंगे, क्योंकि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से हमेशा लिंक रहता है, उससे जुड़ा हुआ रहता है। खासकर जब एक एक यूनिट आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप विद्युत पढ़ रहे हैं तो विद्युत में जो शुरुआत के 6 चैप्टर हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको पहले चैप्टर से पढ़ना है। ठीक। चुंबक पढ़ना है तो चुंबक को पहले चैप्टर से पढ़ना है, अगर प्रकाश पढ़ रहे हैं तो प्रकाश को पहले चैप्टर से पढ़ना है। तो जितने भी यूनिटों को आप पढ़ेंगे आप उसको पहले चैप्टर से ही पढ़ना है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक। चलिए, तो ये टाउ बराबर क्या हो गया, पीई साइन थीटा। अब देखिए ये जो द्विध्रुव है, अगर देखें द्विध्रुव को अति सूक्ष्म डी थीटा कोण पर घुमाने में कृत कार्य। ठीक। द्विध्रुव को अति सूक्ष्म अगर हम डी थीटा कोण तक घुमाएं तो इसको घुमाने में किया गया कार्य, तो चूंकि घुमा रहे हैं सूक्ष्म तो कार्य भी सूक्ष्म होगा, और कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो F और विस्थापन कितना इसका, कोणीय विस्थापन यहाँ डी थीटा, तो F डी थीटा। अब देखिए अगर यहां पर हम देखें तो डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, F की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी साइन थीटा और डी थीटा, ये हो गया। अब देखिए, अब यहां पर अगर देखें तो ये सूक्ष्म कार्य आ गया। ठीक। अब इस द्विध्रुव को हम एक लिमिट तक घुमाएं, लिमिट का मतलब क्या है कि द्विध्रुव को देखिए, ठीक। अब यहां देखिए तो द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में कृत कार्य। तो अब ये जो कार्य होगा वो क्या होगा, क्योंकि एक लिमिट तक घुमा रहे हैं तो अब ये W बराबर क्या हो जाएगा, थीटा 1 से थीटा 2 और कितना
पी साइन थीटा डी थीटा, तो ये हो जाएगा पीई साइन थीटा, और कितना हो जाएगा ये डी थीटा हो जाएगा। ठीक, इसको देखें तो थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। तो अब इस प्रकार से यहाँ जो कार्य निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो कुछ इस प्रकार से होगा कि W बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ PE चला आएगा बाहर। ठीक, अब देखिए साइन थीटा डी थीटा, जैसे समाकलन आप यहां देखें, क्योंकि समाकलन आप साइन थीटा और डी थीटा, इसका समाकलन क्या होता है, अगर देखें इंटीग्रेशन आप साइन थीटा डी थीटा, तो इसका जो समाकलन होगा वो होता है माइनस का कास थीटा। ये कौन सा थीटा होगा, ये माइनस का कास थीटा होगा, इसको ध्यान रखना है। जो बायो वाले बच्चे हैं इसको विशेष कर ध्यान रखना है, बाकी मैथ वाले जो इसको सीखे रहते हैं वो पढ़े भी रहते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो साइन थीटा डी थीटा का समाकलन माइनस का कास थीटा, और ये हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2। इस प्रकार से अगर देखें तो ये W बराबर क्या निकल कर आएगा, माइनस चिन्ह यहां चला आया, P हो गया। अब कास थीटा, इसकी लिमिट अगर सेट करें, तो लिमिट अगर सेट करेंगे तो कास थीटा 2 और माइनस ये हो जाएगा कास थीटा 1। ठीक, अब इस माइनस चिन्ह से अगर गुणा करवा देते हैं तो W बराबर क्या आएगा, PE कास थीटा 1 और माइनस हो जाएगा कास थीटा 2। ठीक, तो इस प्रकार से इस द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य होगा वो W बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा PE कास थीटा 1 माइनस कितना कास थीटा 2। ठीक, अब इसमें अगर कुछ कंडीशन की बात करें, जैसे केस नंबर फर्स्ट, यदि द्विध्रुव को संतुलन की अवस्था से द्विध्रुव को संतुलन की अवस्था से थीटा कोण पर घुमाने में कृत कार्य, संतुलन की अवस्था का मतलब पहले कितना होगा थीटा 1 बराबर 0, मतलब जब वैद्युत क्षेत्र कोई बल नहीं लगाएगा। वैद्युत क्षेत्र कब बल नहीं लगाएगा, जब द्विध्रुव उसकी दिशा में आ जाएगा तो वो कोई भी बल उस पर नहीं लगाएगा। तो ये थीटा 1 बराबर 0 से थीटा 2 बराबर कितना थीटा तक, तब क्या निकल कर आएगा, तब यहाँ जो हमारा कार्य आएगा वो क्या निकल कर आएगा, P और क्या होता है कास थीटा 1, थीटा 1 का मतलब 0 और माइनस कास थीटा 2 का मतलब थीटा। तो इस प्रकार से W बराबर क्या निकल कर आएगा, ये आ जाएगा P कास 0 की वैल्यू 1 माइनस कितना कास थीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा उसमें जब उसको कहां तक घुमाएं, संतुलन की अवस्था से, और कितने कोण तक घुमाए, थीटा कोण तक घुमाए, तब इस प्रकार से हमारे पास ये सूत्र मिलेगा। ठीक, अब देखिए अगर द्विध्रुव को, अगर हम केस नंबर सेकंड की बात करें, द्विध्रुव को थीटा बराबर 0 से, द्विध्रुव को क्या करें थीटा बराबर 0 मतलब संतुलन की अवस्था से वैद्युत क्षेत्र के लंबवत
वैद्युत क्षेत्र के लंबवत घुमाएं, तो लंबवत मतलब θ2 बराबर 90 डिग्री और θ1 बराबर 0। तब ऐसी स्थिति में जो हमारा कार्य आएगा वो क्या होगा, W बराबर P कास, ये हो जाएगा 0 और माइनस कितना हो जाएगा, कास 90 डिग्री। तो कास 90 की वैल्यू 0 और कास 0 की वैल्यू 1। तब ऐसी स्थिति में W बराबर क्या आ जाएगा, PE। ये सब सूत्र आपको ध्यान रखने हैं सवालों के लिए, ठीक। अब अगर इसको वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में घुमाएं तब क्या होगा, तो θ2 बराबर 180 हो जाएगा। और संतुलन की अवस्था से वैद्युत क्षेत्र के अगर विपरीत घुमाएं तो क्या हो जाएगा, θ1 0 और θ2 बराबर 180, ठीक। तो निकल कर आएगा 2PE। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो एक समान वैद्युत क्षेत्र को द्विध्रुव पर घुमाने में किया गया कार्य हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का संतुलन। यहां से सवाल बन सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का संतुलन, अब क्या होगा इसको अगर ध्यान से देखें, देखिए ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ठीक। अब देखिए इसमें वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का संतुलन, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं इस पर प्लस आवेश और इस पर माइनस आवेश, ठीक। कोई भी एक कण है, वो है ये हमारा एक आवेशित कण है, ठीक। अगर ये आवेशित कण है तो अब चूंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहां कैसे होगी देखिए इसमें अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखें तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार से होगी। ये जो वैद्युत क्षेत्र है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो कैसे होता है, वो प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार से होगी, इसकी दिशा अगर देखें तो प्लस आवेश से क्या होता है, ये प्लस से माइनस की ओर होता है। तो अब देखिए जैसे जो इस पर जो वैद्युत क्षेत्र बल लगाएगा, अगर ये संतुलन की अवस्था में है तो संतुलन की अवस्था का मतलब क्या है, इस कण पर इसका जो भार है वो नीचे की ओर लगेगा। भार का मतलब क्या होगा इसका, mg। और इस mg को संतुलित कौन कर रहा है, संतुलित इसको करेगा जो बल लगाएगा कौन, ये वैद्युत क्षेत्र जो इस आवेशित कण पर बल लगाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेशित कण पर जो लगने वाला बल होता है वो F बराबर क्या होता है, EQ। तो EQ कहां लगेगा, ऊपर की ओर, और mg कहां काम करेगा, नीचे की ओर, ठीक। क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र प्लस अगर कोई आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, उसको अपनी दिशा में बल लगाएगा। चूंकि संतुलन की अवस्था में है मतलब दोनों तरफ बल कैसे है, काम कर रहे हैं बराबर। अगर दोनों तरफ बराबर बल काम करेंगे तभी वो किस अवस्था में रहेगा, संतुलन की अवस्था में रहेगा। क्लास 11th में आप लोग फ्री बॉडी डायग्राम में इसको पढ़े होंगे, ठीक। चलिए यहां अगर देखें तो इस पर अगर देखें तो अगर ये संतुलन की अवस्था में है, क्योंकि कण किस अवस्था में है, अगर देखें तो कण संतुलन की अवस्था में है,
अगर कण संतुलन की अवस्था में है, इसका मतलब क्या है कि जो वैद्युत क्षेत्र के कारण जो लगने वाला बल है वो और इस कण का जो भार है वो दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक, और अगर हमको कभी आवेश का मान निकालना है तो अब Q बराबर क्या हो जाएगा, यहां mg अपान कितना हो जाएगा, E। यहां से भी सवाल बन सकते हैं। अगर हमको वैद्युत क्षेत्र दिया है और कण का द्रव्यमान दिया है और गुरुत्वीय त्वरण तो जान ही रहे हैं 9.81 होता है। ठीक, उसको रखकर हम यहां से आवेश की परिकल्पना कर सकते हैं कि मतलब इस कण का आवेश कितना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र नहीं दिया है तब क्या दे सकता है, मतलब इसके सिरों के बीच अगर देखें तो यहां से इसकी जो दूरी है, देखिए यहां से अगर इसकी जो दूरी है ये जो दूरी है अगर ये d है और इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना है, v है, तो यदि ठीक प्लेटों के बीच, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर भी तथा उनके बीच की दूरी d है, प्लेटों के बीच विभवांतर भी तथा उनके बीच की दूरी कितनी है, d है, तो अब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, पहले इसको हम पढ़ चुके हैं। तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E बराबर v अपान डी। E बराबर कितना निकल कर आएगा, ये v अपान डी। तो इस प्रकार से अगर देखें तब अब आवेश कितना होगा, ये Q बराबर ये हो जाएगा mg अपान E। E का मतलब v अपान डी, तो v चला आएगा यहां और d चला जाएगा ऊपर। तो इस प्रकार से जो हमारा आवेश निकल कर आएगा वो इस प्रकार से होगा, Q बराबर mg d अपान v। ठीक, अब देखिए अगर मान लीजिए एक तो ये सूत्र होगा, यहां से भी सवाल बन सकते हैं। ठीक, यहां से भी सवाल बन सकते हैं। एक और कंडीशन है इसमें, एक और सवाल बन सकता है, मतलब अगर आपको कण की त्रिज्या दिया है, यदि कण की त्रिज्या r, मतलब ये जो कण है अगर इसकी त्रिज्या कितनी है, r है, तथा उसका घनत्व रो है, त्रिज्या कितनी है, r है, और उसका घनत्व कितना है, रो है, तब इसका द्रव्यमान कितना होगा, तब कण का अगर द्रव्यमान निकालें तो कण का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बराबर क्या होगा तब इसका, तब द्रव्यमान बराबर क्या होगा, जैसे देखिए घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान बराबर आयतन और गुणे कितना, घनत्व। तो अब चूंकि अगर कण की त्रिज्या r है तो ये कण कैसा है, गोलाकार है, तो गोले का आयतन कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, और घनत्व तो इसका कितना हो जाएगा, रो। तब द्रव्यमान निकल कर आएगा 4/3 पाई r क्यूब रो। ठीक, तो अब आवेश कितना निकल कर आएगा, अब अगर आवेश की बात करें तो अब आवेश Q बराबर कितना होगा, ऐसी स्थिति में अगर हम देखेंगे
आवेश, तो Q अब क्या निकल कर आएगा? अब देखिए आवेश Q बराबर, अब जैसे M है तो M के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? तब ये हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब रो, ये हो गया। और कितना हो जाएगा? G D अपान कितना हो जाएगा ये? V। ठीक, या इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा जो है ये देखिए, इसको 3 और कितना हो जाएगा ये? V। तो इस प्रकार से हम देखें तो यहां से हम ऐसे भी आवेश की गणना इसमें कर सकते हैं। ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब ये सवाल पर डिपेंड है कि आपको सवाल किस प्रकार से मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया। अगला टॉपिक जो हमारा था वो वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का संतुलन, कि किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी हम आवेशित कण को रखें और वो संतुलन की अवस्था में है, तब उसके लिए हमारे पास जो है अगर आवेश निकालना है तो हम किस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ चलते हैं।